हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट है लेक्चर 24 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विकासशील तकनीक को। ये सिलेबस में 4.1 पे दिया है। तो आज सबसे पहले जो पढ़ेंगे विकासशील तकनीक के अंतर्गत वो पढ़ेंगे सूचना एवं संचार तकनीक, मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी को पढ़ेंगे। और इसमें जितना हो सकेगा उतना पढ़ेंगे, जो बच जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। इसके बाद आगे जो होगा वो सुदूर संवेदन होगा, अंतरिक्ष जीआईएस ये भी पढ़ेंगे, तो मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, और इससे पहले के जितने भी सिलेबस के लेक्चर हैं वो भी अपलोड हैं, तो आप इन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे नवीन तकनीक जैसे सूचना और संचार तकनीक, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना क्या होता है और संचार क्या होता है। ये विकासशील तकनीक की पहला पॉइंट है, 4.1 पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे अपन सूचना, तो सूचना सभी को पता है कि बहुत सारा जो डाटा होता है उसमें से जो विश्लेषण के बाद जो डाटा हमें प्राप्त होता है उसको ही क्या कहते हैं अपन, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो वो क्या कैसे प्राप्त होता है, जैसे कि बहुत सारे डाटा हैं, इन आंकड़ों का कोई यूज नहीं है जब तक कि इनको क्या करेंगे, प्रोसेस नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते। और जब ये डाटा विश्लेषित होकर एक नया डाटा के रूप में, कोई इन्फॉर्मेशन के रूप में, कोई सूचना के रूप में बन जाते हैं जिनका हम सार्थक यूज कर सकते हैं, तब उसको क्या कहते हैं अपन, सूचना कहते हैं। तो वही होता है सूचना की जब अनविश्लेषित डाटा से विश्लेषित डाटा प्राप्त करना ही सूचना कहलाता है। सूचना कई बार प्री में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। तो सूचना व्यवस्थित या वर्गीकृत डेटा है जिसमें ग्राही के लिए कुछ सार्थक मूल्य होता है। इंपॉर्टेंट यही है कि उसमें कुछ सार्थकता होना चाहिए जो उसको प्राप्त करता है, जो उसको यूज करता है उसके लिए। अगर वो सार्थक नहीं होगा तो वो डाटा डाटा कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, मतलब सूचना नहीं होगा। तो सूचना की कुछ विशेषता होती है छोटी सी, कि ये समय पर उपलब्ध हो, पहली बात। दूसरा, इसमें शुद्धता हो। शुद्धता इस तरह से हो कि वो सटीक जानकारी दे, किसी भी विषय वस्तु या किसी भी चीज़ की जानकारी अगर उपलब्ध कराता है तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए और पूर्णता होनी चाहिए। जानकारी पूर्ण हो, ना कि अधूरा। अगर जानकारी अधूरा है तो उस जानकारी को कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अगला जो पॉइंट है वो सूचना के बाद है संचार। तो संचार किसको कहेंगे, तो जो सूचना सार्थकता के साथ हमें प्राप्त होती है उन्हीं सूचनाओं को सार्थक चिन्हों द्वारा आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो सार्थक चिन्हों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये फिक्स हो जाना चाहिए कि सूचना क्या होता है। जो अनविश्लेषित डाटा या अनप्रोसेस्ड डाटा होता है, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग के बाद जो व्यवस्थित या सार्थक डाटा प्राप्त होता है उसको हम सूचना कहते हैं। ऐसा ऐसा डाटा जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती हो, इसके अलावा ऐसी जानकारी प्राप्त होती हो जो पूर्ण हो और जो समय पर उपलब्ध हो, तो उसे कहेंगे सूचना। और उन्हीं सूचनाओं को सार्थक चिन्हों के माध्यम से अगर हम प्रसारित करते हैं या आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहेंगे संचार। तो पहले सूचना और संचार के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं होता था, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम अपन लिखते थे, मतलब कि लिखकर ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता था या बोलकर सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। जब शुरुआत हुआ मानव सभ्यता का तो सबसे पहले बोलकर ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता था या संकेतों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता था। फिर धीरे धीरे जब विकास हुआ तो इसके बाद जब लेखन की पद्धति प्रचलित हुई तो लेखन के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद जब नए एरा आया, 90 के दशक आया, तो उस टाइम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिसके माध्यम से अब जो सूचनाएं हैं वो हम प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी भेज सकते हैं और उसमें सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वैज्ञानिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग विषयों के अतिरिक्त सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रसंस्करण प्रसंस्करण मतलब विश्लेषण के काम आने वाली प्रबंध तकनीक, उनका अनुप्रयोग, कंप्यूटर एवं मनुष्यों तथा मनुष्यों से उनका संबंध और इससे संबंध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुद्दे शामिल हैं। इसको क्या कहेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी। ये यूनेस्को के डेफिनेशन है। यूनेस्को ने सूचना प्रौद्योगिकी को इस तरह से डिफाइन किया है, इस तरह से बताया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का सिंपल से मतलब है, अब जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा वो किन के माध्यम से होगा, कंप्यूटर के माध्यम से होगा, नेटवर्क के माध्यम से होगा, या फिर ऐसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से होगा जिसका इस्तेमाल इजी हो और उसका हम डिजिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, वो एक वृहद अवधारणा है जो तीन प्रमुख तत्वों पर निर्भर होता है। तीन सूचनाओं को अगर हम किसी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं तो उस प्रौद्योगिकी के लिए क्या क्या जरूरी होंगी वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है हार्डवेयर, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर। और अगर संचार तकनीक को इस्टेब्लिश करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो कंपलसरी है तीन फैक्टर, वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट।
जब 90 के दशक में देखा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार और इसका जो अवधारणा है, इसका जो एरिया है वो बहुत वृहद होने वाला है भविष्य में जाकर, और इसके इस्तेमाल को लगातार बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारे जो प्रशासन है, जो हमारे सामाजिक आर्थिक विकास है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जा सके, और जो समाज कल्याण के कार्यक्रम हैं उनको बेहतर तरीके से ग्राउंड जीरो में अप्लाई किया जा सके, यानी कि ज़मीनी स्तर पर उनका प्रभाव दिखे। इसलिए 15 अक्टूबर 1999 को सूचना प्रौद्योगिकी को समझा गया और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन हुआ था 99 में, इतना आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या क्या पर आधारित था ये? तो यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उद्योग और सूचना आधारित सेवाओं का नियोजन का विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। क्या करेगा वो? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी उद्योग होंगे, इसके अलावा सूचना आधारित जो सेवाएं होंगी, जो इन सेवाओं से निर्धारित होते हैं या इन सेवाओं के द्वारा जो संचालित होते हैं, इन सभी के बारे में क्या है, नियामक नियामक इकाई के रूप में कार्य करेगा और इनको रेगुलेट करेगा, मतलब रेगुलेटरी बॉडी के रूप में भी कार्य करेगा। जब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन हुआ तो उसके बाद देखा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस तरह से विकास आगे बढ़ सकता है, तो इसके लिए नीतियां कौन कौन सी बनानी चाहिए। तो उसके बाद ये महसूस किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर में देखा गया कि जो विकसित देश हैं वो बहुत जल्दी त्वरित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, चाहे वो अपने यातायात में हो, ट्रैफिक में हो, प्रशासन में हो, या अच्छी चिकित्सा सुविधा हो या शिक्षा हो, सभी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। और उस स्तर को देखते हुए भारत सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र में काफ़ी पीछे था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब मंत्रालय का गठन हुआ 99 में, तो उसके बाद ये सोचा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी को किस तरह से या आईटी सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए ताकि वो समाज कल्याण में लोगों की जो आने वाला परिस्थिति या भविष्य है उसमें बेहतर अपना परिणाम दे सके। तो इसी को देखते हुए देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने के लिए सरकार सभी उपाय कर रही है। भारत सरकार ने स्वीकार करते हुए कि 1980 के दशक से देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ विकास अपर्याप्त है। यही देखा गया कि जो भी विकास हुआ था वो अपर्याप्त था और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना था सरकार, उसमें भी असमर्थ थी। तो भारत को सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति और सूचना क्रांति के युग में एक अग्रणी राष्ट्र बनाने का फैसला किया। मंत्रालय के गठन के बाद यही एक उनने डिसीजन लिया रेगुलेटरी बॉडी के रूप में, जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था, कि भारत को अब इस क्षेत्र में आगे लाना है और इसको समाज कल्याण में यूज करना है ताकि जो भविष्य के जितने भी सेवाएं हैं या फिर नागरिकों की जो पहुंच है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन पर हो सके। तो इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों एवं कार्यविधियों में कुछ संशोधन और परिवर्तन किए गए। संशोधन और परिवर्तनों का बुनियादी लक्ष्य प्राप्त करना था। कुल मिलाकर जितने भी एसेंशियल सर्विसेज होते हैं आईटी सेक्टर के, उनको सशक्त करना था, उनका तक लोगों की पहुंच को बरकरार रखना था और सबको सूचना प्रौद्योगिकी की जो टेक्नोलॉजी है, ये सूचना प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र है उससे जोड़ना था। इसी लक्ष्य के साथ जो भी नई नीतियाँ या फिर कार्यविधियाँ बनाई गई उनमें संशोधन किया गया या फिर कुछ नई नीतियों का इम्प्लीमेंट किया गया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी को बेहतर तरीके से भारत अपने स्तर पर लागू कर सके। तो सूचना संरचनात्मक संचालन किस तरह से हो सकता है, इस चीज़ में सोचा गया। तो सबसे पहले तो क्या है, किसी भी सूचना या फिर किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए आपको चाहिए फाइबर ऑप्टिक्स, या सूचना प्रौद्योगिकी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, लोगों तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए क्या चाहिए, फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए। मतलब कि सेटकॉम नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, व्यापक विस्तार द्वारा विश्व स्तरीय सूचना संरचनात्मक ढांचे की स्थापना में तेजी लाना ताकि स्थानीय इंफॉर्मेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इंफॉर्मेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को निर्बाध रूप से आपस में जोड़कर पूरे देश में इंटरनेट और इंट्रानेट को त्वरित विकास किया जा सके। मतलब कि जो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क है उन सभी को एक साथ जोड़ा जा सके और निर्बाध रूप से भारत विश्व स्तरीय जो नेटवर्क है उससे जुड़ा रहे और त्वरित रूप से उसका एक्सेस हो सके हर जगह हर पॉइंट पर। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सोचा गया ताकि उसके बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो उसके बाद इन्होंने एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। ये पेपर 2 में भी दिया गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उद्देश्य था, इसको किस एम के लिए बनाया गया था, तो वो बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्राप्त करना। मतलब अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल दस्तावेज हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, बैंकिंग जो पासबुक हैं, या फिर किसी भी सेक्टर को, चाहे आपके जन्म प्रमाण पत्र हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर किसी भी तरह के आपके जो मार्कशीट हो, इन सभी में अब क्या होगा, डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दे दिया जाएगा। चाहे वो रजिस्ट्री हो, कानूनी मान्यता उस पर भी मिलेगा। जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह होते हैं इन सभी पर
इलेक्ट्रॉनिक जितने भी दस्तावेज हैं उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त करने की बात कही गई। इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता, अपराध का उल्लंघन, इसमें भी ये डिसाइड किया गया कि यह किस हद तक या फिर इसकी लिमिट बताई गई कि आप किस चीज़ को करेंगे तो आईटी सेक्टर में इसको अपराध का दर्जा दिया जाएगा और इसके उल्लंघन पर आपको क्या क्या सजाएं हो सकती हैं, इन सब चीज़ों पर भी आपको सोचा गया। और साइबर अपराधों के लिए नया व्यवस्था स्थापित किया गया कि आप किसी के निजता के अधिकार को उल्लंघन करते हैं या आप किसी के अवैध रूप से किसी के कंप्यूटर या फिर सूचनाओं का अधिग्रहण करते हैं या किसी के कॉपीराइट के उल्लंघन करते हैं, तो आप उस सब चीज़ों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के तहत आप पर कौन से केस होंगे और कौन कौन से आप पर ये आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे। इन सभी के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम था 2000 उसमें सोचा गया। अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से उल्लेखित तथ्य थे, तो सबसे पहले तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक जो हस्ताक्षर था उसको भी कानूनी मान्यता, अपराध को उल्लंघन के लिए उसका एक लिमिट बताना, इसके अलावा साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना करना। इसके इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो तथ्य हैं इनमें से आप कुछ भूल भी जाते हैं और कुछ याद रहते हैं तो आपको चल जाएगा। जैसे कि सरकारी कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का अंकित हस्ताक्षरों के उपयोग तथा सरकार और जनता के बीच इन माध्यमों का प्रयोग करने वाली एजेंसी को विधिक मान्यता। जो सरकारी कार्यालयों में नेट सर्विस है या फिर जो डिजिटल सर्विस है उसमें सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर जो हस्ताक्षर है उनको सभी को क्या करना, कानूनी मान्यता देना, विधिक मान्यता देना, साथ ही साथ उनके साथ जो एजेंसी काम कर रही है उसे भी कानूनी मान्यता प्राप्त होगा। इसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सभी प्रकार के व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों को विधिक मान्यता प्राप्त करना, चाहे वो व्यावसायिक वाणिज्यिक जो भी ट्रेड के रिलेटेड कार्य हैं उन्हें भी क्या किया गया, विधिक मान्यता प्राप्त कर दिया गया। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन कर वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों में कोष अंतरण का सरलीकरण, ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला किया गया। 1934 में संशोधन किया गया और वित्तीय लेन देन जितने भी बैंकों के कार्य हैं उनको आज डिजिटलाइज कर दिया गया और उसे मान्यता भी प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा बैंकर्स खाता साक्ष्य अधिनियम 1891 में संशोधन के बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे गए खातों को विधिक मान्यता दिया गया। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का मानकीकरण किया गया। इंटरनेट के माध्यम से बिलों के भुगतान की स्वीकृति की, जो आज आप कर रहे हैं, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और इसके अलावा गैस, जितने भी बिल का आप भुगतान कर रहे हैं, चाहे वो लैंडलाइन हो या फिर प्रीपेड पोस्टपेड, जिस तरह के भी बिल भुगतान कर रहे हैं उन्हें भी मान्यता प्राप्त किया गया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून में संशोधन किया गया। अंकीय हस्ताक्षरों के लिए एक प्रधान अधिकारी नियंत्रक नियुक्त किया गया। तो ये सारे तथ्य किसमें थे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पे। आगे है साइबर अपराधों के लिए विस्तृत व्याख्या। उसमें बताया गया कि साइबर अपराध कब होगा और किस स्थिति में अपराध को मान्यता दिया जाएगा। एक साइबर कानून अपीलीय अधिकरण का गठन, क्योंकि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है साइबर से रिलेटेड, आपकी कोई डाटा चोरी की गई है, आपको किसी तरह से उसमें आपके स्वाभिमान को अगर किसी प्रकार से ठेस पहुंचाया गया, चाहे वो साइबर बुलिंग के माध्यम से हो या साइबर क्राइम के माध्यम से हो, तो आप कहाँ पे अपने ये अधिकरण या फिर आप कहाँ अपील कर सकते हैं, किसके शरण पे जा सकते हैं, तो उसके लिए एक न्यायाधिकरण की स्पेशली गठन करने का बात कहा गया इसमें, किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। तो सूचना तकनीकी कानून के अंतर्गत उल्लेखित आरोप या फिर जितने भी धारा हैं उनके अंतर्गत जो बताया गया उनके बारे में अभी कुछ कुछ आपको आना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, ये कौन से में, धारा 65 में। संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश करना, ये 66 है। ठीक है, मतलब 66, धारा 66 में। संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचना भेजने के लिए दंड, धारा 66A, ये बहुत फेमस हुआ था अभी, तो इसको इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर तथा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करना, ये 66B में है। पहचान चोरी करने के लिए दंड 66C में है। पहचान छुपाकर व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच 66D में। निजता भंग करने, ये आपको याद होना चाहिए, 66E में है। साइबर आतंकवाद, ये भी याद होना चाहिए, 66AF में है। ठीक है। आपत्तिजनक सूचनाओं का प्रकाशन 67 में। यौन या अश्लील सूचनाएं 67A। आपत्तिजनक सामग्री, बच्चों से अश्लीलता 67B, ये भी आपको याद होना चाहिए। अनाधिकृत पहुंच 70 और फिर डाटा या आंकड़े गलत देना 71। अपनी विश्वास और निष्ठा को भंग करना 72A और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना 72। ये सारे इसके क्या थे। इसके अलावा फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर 73 में और 78 में,
ये बताया गया कि सारे अपराधों का अगर उल्लंघन करते हुए इन धारा के अंतर्गत आपको दोषी पाया जाता है तो कौन उसकी जांच करेगा, तो एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इन सभी मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने इसमें लिखना जो था वो नहीं लिखा है, तो आप इसको सुन लें और इसको नोट भी कर लेंगे कि धारा 66A में इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने पर गिरफ्तारी का आदेश शामिल था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और विचारों की स्वतंत्रता करने की क्या करें। 66A में अगर आप किसी के सोशल मीडिया पर किसी के बारे में या फिर इंटरनेट पर किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उसको डायरेक्ट जो गिरफ्तारी था उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और वैचारिक स्वतंत्रता मतलब जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके तहत इस पर छूट दिया गया है। इसके अलावा 69B है, यह धारा सरकार को अधिकार देती है कि वह राष्ट्र हित में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो 69B आपको याद होना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर आपकी कोई सूचना है वो कितनी भी आपकी निजता को भंग करता हो, पर अगर वो राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो वो आप सरकार उसको देख सकता है, उसको अधिकरण कर सकता है। इसके अलावा धारा 72 ये सोशल साइट में विनियमित करने का कार्य करती है और धारा 72A के मतलब उसके रिस्पेक्ट में करती है। ठीक है, तो 2008 में इस अधिनियम को संशोधन किया गया तथा वित्तीय लेन देन को भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था, मतलब कि IT एक्ट 2000 के महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे ये थे, तो इनके इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी देखें। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है उसको आप 100 वर्ड्स में जो आंसर राइटिंग में आता है 6 नंबर में, उसके लिए तैयार कर लें। उसमें आप फैक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि उसका एम है और किस किस चीज़ों को उल्लेखित किया गया है, और 2-4 आपको धारा आना चाहिए इंपॉर्टेंट किन में बदलाव किया गया और कौन बेस्ट है। तो इस तरह से आप 100 से 150 शब्द में लिखना अगर आ जाएगा, क्योंकि वो 15 नंबर में नहीं आएगा, 100 नंबर में ही आएगा, तो 100 वर्ड्स में आपको आना चाहिए। इसके अलावा होता है कंप्यूटर, क्योंकि आप जैसे ही आप सूचना प्रौद्योगिकी या IT को पढ़ेंगे तो उसका जो बेस्ड है वो शुरुआत होता है कहाँ से होता है, कंप्यूटर से होता है। तो कंप्यूटर प्री में भी कई बार पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो कंप्यूटर क्या है, लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूटर से आया है। इसका अर्थ क्या था, गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है, तो ये सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है, और एक बार इनपुट डेटा प्राप्त होने के बाद ये डेटा को प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार हमें आउटपुट प्रदान करता है। आप जो भी डाटा उसको प्रोवाइड करेंगे इनपुट के रूप में, जैसे उसको इनपुट प्राप्त होगा वो उस डाटा को विश्लेषण करेगा, उस डाटा को आपके कमांड के अनुसार, आपके निर्देशों के अनुसार उसको प्रोसेस करके आपके लिए एक यथार्थ डाटा आउटपुट के रूप में देगा। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या कर रहा है, उपयोगकर्ता या फिर यूजर एक इनपुट डाटा प्रोवाइड करता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डाटा मतलब सूचना के रूप में आपको दे देता है। तो ये पूरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, तो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद तो बहुत सारे इनके डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे जो इनको कैटेगराइज किया गया है, बहुत सारी चीज़ों के रूप में भी आप इनको बांट सकते हैं। तो सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, जैसे कि थर्मामीटर। इसमें क्या है, भौतिक वस्तुओं का आप मापन कर सकते हैं, उनको दर्शा सकते हैं, उनको डायरेक्ट आप नाप सकते हैं। थर्मामीटर या फिर किसी भी चीज़ में आप जो माप सकते हैं, चाहे वो फिर गैस का मीटर हो जिसमें आप एनालॉग रूप से डायरेक्ट आप हवा चेक करके बता देते हैं आपकी गाड़ी में कितना पॉइंट का हवा है, या फिर वो सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर के ही रूप में माना जाता है। जैसे थर्मामीटर है तो उसमें क्या है, भौतिक मात्रा आप नाप सकते हैं, दाब, ताप, लंबाई, ऊंचाई, इन सब चीज़ों को आप डायरेक्ट एनालॉग के रूप में माप सकते हैं। इसके अलावा करंट को मापने के लिए जो एनालॉग मीटर्स होते हैं उन्हें भी एनालॉग कंप्यूटर के रूप में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो है कैलकुलेटर। इसमें क्या सूचना और अंकीय रूप में प्रोसेस करता है। अंकीय रूप में मतलब कौन से, बाइनरी अंकीय रूप, कौन सा, 0 और 1। इन्हीं कोड में वो पूरे सूचनाओं को अपने यहाँ पर स्थिर करेगा, उन्हें प्रोसेस करेगा और उन सूचनाओं को एकत्रित करके आपको एक विस्तृत और यथार्थ रूप में डाटा प्रोवाइड करेगा। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो इन दोनों का मिक्सचर है, वह एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं रखता है और परिणाम शुद्ध देता है, सबसे शुद्धता के परिणाम देता है और बहुत विशिष्ट रूप से अपने आप को प्रेजेंट करता है। जैसे कि पेट्रोल पंप पे लगे मीटर, उसमें क्या है, वो दोनों तरह से पेट्रोल को मापता भी है, उसको दिखाता है, डिजिटल रूप से भी आपको प्रेजेंट करता है। तो ये दोनों का मिक्सचर रूप है, उसकी मात्रा को बताता है प्लस उसके जितने भी चीज़ें हैं उनको परिशुद्धता के साथ आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से कंप्यूटर को आप बांट सकते हैं और यही कंप्यूटर के 3 मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। आप कंप्यूटर की विशेषताएं जो कभी कभी पूछ लेता है,
मेंस में तो कम ही पूछेगा, शायद प्री में एक आध क्वेश्चन पूछ ले कि कंप्यूटर की विशेषता इनमें निम्न में से कौन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक कंप्यूटर में विशेषता क्या है कि वो गति, इसकी स्पीड। दूसरी है एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें कोई गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। बहुप्रतिभा, वर्साटाइल होता है, स्वचालित होता है, एक बार आप इसको कमांड देते हैं तो स्वयं प्रोसेस करके आपको आउटपुट डाटा प्रोवाइड कर देता है। संप्रेषण, इसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और दूर तक सूचनाओं का संचार कर सकते हैं। इसका भंडारण क्षमता बहुत अधिक होता है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी होती है, इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके जो भी आउटपुट आते हैं इनमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। तो ये भी एक विशेषता है। तो यह विशेषता आपको नॉर्मली याद होना चाहिए कि इसमें गति, शुद्धता, बहुप्रतिभा, स्वचालित संप्रेषण, विश्वसनीय और भंडारण क्षमता इसका उच्च होता है। इसके बाद बड़े बड़े जो डाटा हुए, बड़े बड़े जो अंतरिक्ष के डाटा हुए, जो मौसम के डाटा हुए, जलवायु से रिलेटेड डाटा हैं, उन डाटाओं को प्रोसेस करने के लिए नए कंप्यूटरों की ज़रूरत हुई, जिसमें बहुत बड़े प्रोसेसर्स लगाए गए, मतलब लगातार पैरेलल प्रोसेसर लगाकर उनको एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया, जिसको क्या कहा गया, सुपर कंप्यूटर कहा। तो वर्तमान में वे कंप्यूटर जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगा फ्लक्स की हो, ठीक है, 500 मेगा फ्लक्स की हो, तो उसे, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसको कहते हैं फ्लॉप्स, ठीक है, कि 500 मेगा फ्लॉप्स की हो तो उन्हें क्या कहेंगे, सुपर कंप्यूटर कहेंगे। तथा स्मृति भंडारण कम से कम 52 मेगाबाइट हो तो उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि कोई भी कंप्यूटर अगर इतना स्पीड है और इतना इसका भंडारण मेमोरी है तो उसको क्या कहेंगे, सुपर कंप्यूटर कहेंगे। सुपर कंप्यूटर में साधारणतः समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत लगातार बहुत सारे प्रोसेसरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उन्हें एक साथ कनेक्ट करके बहुत बड़े बड़े डाटाओं को बहुत जल्दी, मतलब क्विक प्रोसेस्ड करके उनका रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो सुपर कंप्यूटर का विकास करती हैं, सुपर कंप्यूटर के यूज को बढ़ावा देती हैं। तो भारत में जो है वो संगठन है वो जैसे बार्क है, डीआरडीओ है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब, इसके अलावा सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक, ये सी डॉट, ये 4 संस्थाएं हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का विकास करते हैं, लेकिन ये खुद के लिए करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, ये खुद संस्था के यूज के लिए करते हैं, संस्थाओं में जो भी प्रयोग होता है उसके लिए ये खुद कंप्यूटर बनाते हैं। और जो समान उपयोग या फिर जो नॉर्मल जो कंपनियों में उपयोग हो सकता है या फिर समान रूप से जो उपयोग किया जाता है वो सीडॉक एक संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडॉक, ये है, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और पहला जो जनरल पर्पस सुपर कंप्यूटर था भारत का वो था परम 1000, ठीक है, इसका गति था 100 गीगा फ्लॉप्स। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं। प्री में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी संस्था है जो सुपर कंप्यूटर का विकास करती है, और कैसे, ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी संस्थाएं जो खुद के लिए उपयोग के लिए बनाती हैं और कौन समान उपयोग के लिए बनाती हैं। कई बार ये पूछता है कि सुपर 500 क्या है, तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कई बार ये पूछा गया है, प्री में भी पूछ रहा है और 3 नंबर में पूछ लेगा कि सुपर 500 क्या है। तो ये आपको आना चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो प्रत्येक 6 माह की अवधि पर विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों की क्या करता है, सूची जारी करता है। वो किसके आधार पर करता है, स्पीड के आधार पर, कि कौन सी सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी अधिक है। और इसके अलावा और कौन सा काम करता है, ये करता है ग्रीन 500 की सूची भी जारी करते हैं, जो विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर होते हैं जो बिजली की खपत को क्या करते हैं, न्यूनतम करते हैं। ये भी आपको आना चाहिए कि न्यूनतम बिजली खपत के जो सूची जारी करता है वो भी सुपर 500, 500 सुपर कंप्यूटरों की जो लिस्ट जारी करता है वो है सुपर 500 संस्था। वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुकाबू, ये अभी जापान का, वर्तमान में इसको घोषित किया गया है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुकाबू, ये जापान का है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड में लगातार बदलते रहते हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं या फिर प्री का एग्ज़ाम दें तो इसको पढ़ लें, एक बार देख लें कि कौन सा है उस टाइम वर्तमान में। भारत में सबसे तेज है वो है प्रत्यूष, ये विश्व में 39वें स्थान पर आता है, इसका गति है 6.8 पेंटा फ्लॉप, ठीक है। किसके उपयोग में इसको उपयोग किया जाता है प्रत्यूष का, ये भी पूछा जाता है। तो प्रत्यूष का उपयोग मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है, मौसम की जानकारी कलेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये मौसम के क्षेत्र में विश्व में चौथे स्थान पर आता है सुपर कंप्यूटर इसकी स्पीड के रूप में, ठीक है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कौन है, प्रत्यूष, ये विश्व में 39वें स्थान पर है, इसकी स्पीड आपको याद होना चाहिए 6.8 पेंटाफ्लॉप्स, क्योंकि ये 3 नंबर में भी पूछा जाएगा प्रत्यूष क्या है, तो आप इसको लिख सको।
और मौसम विभाग में यूज किया जाता है। और विश्व के मौसम के क्षेत्र में जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं उसमें इसकी कौन सा स्थान है, तो ये है चौथा स्थान। अब जब कंप्यूटर पता चल गया तो उसको कैसे चलेगा, वो किसके बिना, मतलब किसके द्वारा उसके कमांड को एक्सेप्ट करेगा, किसके द्वारा वो अपने आप को निर्धारित रूप से प्रस्तुत करेगा, तो वो करेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर, ठीक है, इनके बीच में एक संयोजी कड़ी के रूप में होता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में हमको एक साथ क्या इंटरफेस करने के लिए परमिशन देता है। वो कौन देता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम किसी को इंटरफेस को बढ़ा सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है, क्योंकि इसके बिना आप कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बॉक्स मात्र है। मतलब सिंपल से अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को किस यूज पे कर सकते हैं, किसी भी नहीं, क्योंकि आप कमांड दे ही नहीं सकते। हार्डवेयर में कैसे भी कमांड देंगे आप कार्य नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो संयोजी कड़ी है किसके किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। क्योंकि यही से आप किसी हार्डवेयर के माध्यम से अगर वहाँ पे सॉफ्टवेयर को कमांड देंगे तभी वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करके आपको आउटपुट प्रदान करेगा। तो क्या कहना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके दो प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है विंडो, दूसरा होता है लाइनक्स। ठीक है, तो विंडो किसको कहते हैं, तो ये विंडो जो टाइप सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। माइक्रोसॉफ्ट अभी विंडो का डेवलपमेंट किया है और इसका अभी भी उनके पास लाइसेंस और वही उन्हीं से ये सारी संचालित होते हैं। इसको क्या कैसा सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो क्लोज इंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको आप किसी भी जगह से डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, चार्जेस जो भी कंपनी के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसके तहत आपको उतना पे करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से भी आप विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बिना लाइसेंस के आप विंडो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइनक्स क्या होते हैं, ये मोबाइल के होते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं एंड्रॉयड और iOS। ठीक है, जो अभी मोबाइल में चल रहा है वो एंड्रॉयड। तो इनको आप ओपन एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप कहीं से भी एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चल रहा है कि लाइनक्स टाइप का ही विंडो को भी बनाया जाए ताकि कंप्यूटरों को जो प्राइस है उसमें कमी देखने को प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन मतलब किसी भी एक विशिष्ट कार्य के लिए वो डिज़ाइन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप होते हैं, वो है वर्क स्पेशलिस्ट और है कस्टमर स्पेशलिस्ट। तो वर्क स्पेशलिस्ट मतलब एम एस वर्ड में एक सिंपल से एक ही काम आप कर सकते हो, दूसरा कार्य नहीं कर सकते हो। जैसे पीडीएफ हो गया, पीडीएफ में आप एक ही कार्य कर सकते हो। इस कैमरे का सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें आप एक ही कार्य कर सकते हो, उसमें दूसरा कार्य नहीं कर सकते। तो वो वर्क स्पेसिफिक हो गया। कस्टमर स्पेसिफिक हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, जैसे कि आईआरसीटी हो गया, एनसीईआरटी का हो गया, और बहुत सारे जो भी एजुकेशन ऐप हैं या फिर फैशन के ऐप हैं या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। कस्टमर स्पेशलिस्ट वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं आपके स्पेसिफिक या आपके नीड्स के अनुसार में। तो दो प्रकार के हो गए, एक वर्क स्पेशलिस्ट और कस्टमर स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये आप उसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दो प्रकार के होते हैं, विंडो लाइनक्स, विंडो कंप्यूटर में और लाइनक्स मोबाइल में। लाइनक्स ओपन एंड होता है और विंडो क्लोज एंड होता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार के होते हैं, वर्क स्पेशलिस्ट और कस्टमर स्पेशलिस्ट। तो वर्क स्पेशलिस्ट किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन होते हैं, आप उसी वो वही कार्य कर सकते हैं। कस्टमर स्पेशलिस्ट में आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिज़ाइन होते हैं एप्लीकेशन, उन्हें कस्टमर स्पेशलिस्ट कहते हैं। इसमें सभी तरह के ऐप भी शामिल हैं। तो ये इतना आपको आना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में भारत सबसे अग्रणी देश है, इसका कारण क्या है, तो सिंपल से इसका जो कारण है वो है भारत एक श्रम प्रधान देश है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग और इसके अलावा संचार के लिए बहुत सारा नेटवर्किंग, ये सारे काम करने के लिए। तो भारत में जो श्रम है वो बहुत सस्ता है और बहुत ज़्यादा श्रम अवेलेबल भी है। तो सॉफ्टवेयर
जो इंडस्ट्री बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि श्रम प्रधान देश है। अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि अब सारे देश का जो एक कॉमन लैंग्वेज बना है वो अंग्रेजी ही है, क्योंकि हर क्षेत्र का अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसमें कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो भारत में अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कंपनी है वो अंग्रेजी में ही कार्य कर रही हैं। इसके अलावा भारत की सरकारी नीति भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी उचित और फिर उदारपूर्ण है, ताकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बेहतर स्पेस मिल सके और वो विश्व के अग्रणी देशों में शुमार हो सके। तो सॉफ्टवेयर में सबसे अग्रणी देश होने का यही 3 कारण है जो प्रमुख रूप से हैं। अब बात करते हैं नेटवर्किंग, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग को सिस्टम को आप नेटवर्किंग के माध्यम से ही एक दूसरे को जोड़ सकते हैं ताकि एक दूसरे का पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो 2 प्रकार से होते हैं नेटवर्किंग में जो सिस्टम होते हैं हम जो डेवलप करते हैं, वो है एक लोकल एरिया नेटवर्क और ये है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का सिंपल सा मतलब है आप अपने विशिष्ट यूज के लिए, अपने स्पेसिफिक यूज के लिए अगर आप कोई एक एरिया ऐसा बनाते हैं जिसमें आप एक ऑफिस है, एक बिल्डिंग है, एक मकान है, वहाँ पर एक तरह से एक कार्यालय, एयरपोर्ट है, इनमें जो उसी प्रेमाइसेस को यूज करने के लिए जो नेटवर्क डेवलप किया जाता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डे जैसे भवनों के छोटे समूह में लघु भौतिक क्षेत्रों को आवृत करता है, इसे इंट्रानेट भी कहते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहते हैं, यह एक राज्य स्तरीय, देश स्तरीय नेटवर्क होता है जिसे इंटरनेट कहते हैं। राज्य स्तरीय और देश स्तरीय मतलब सिंपल सी बात है, जिसमें सभी नेटवर्कों को जोड़ा जा सके। इसमें बहुत सारे जो स्टेट हैं, गवर्नमेंट हैं, देश हैं, जैसे सभी देश अपने एक विशिष्ट रूप से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। उनमें आप किसी तरह से मान लो हमारा जो नॉर्मल इंटरनेट सेवा है उसको बंद भी कर दिया जाता है, तब भी ये अपनी सूचना उस वाले नेटवर्क से एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे भारत अपने 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, उनमें सभी में अपने आप जितने भी उनके स्टेट हैं उन पर अपने आप को भेज सकता है। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जैसे एमपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी अपने एक विशिष्ट नेटवर्क से खुद को जोड़ रखा है, जिसमें से आप उनको सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की, क्योंकि नेटवर्क बन गया तो आप सूचनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आपने नेटवर्क डिजाइन कर लिया। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट कुछ भी नहीं है, इसमें विभिन्न मतलब एक विशिष्ट बहुत सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं उन नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह है जिस नेटवर्क को अपन इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं का एक प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। मतलब इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। ठीक है, इंटरनेट एक तरह से क्या है, अनियंत्रित, अप्रशासित, अनियमित, ठीक है, विश्व स्तरीय नेटवर्क है जिसका कोई भी बॉस नहीं है इंटरनेट का। ठीक है, इसमें सभी का एक तरह से एक हाईवे है जिसमें सभी तरह के नेटवर्क हैं, सभी तरह के सर्वर जुड़े हुए हैं, और इस हाईवे से जिसको जिस तरह का डाटा चाहिए उस तरह का डाटा अपने यूज और अपने सुविधा के अनुसार से वो यूज कर सकता है और उस हाईवे का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि आप हाईवे को इस तरह से समझ लें कि हाईवे में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हर गाड़ी अपने अनुसार उसको किधर जाना है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है। तो इसी तरह से जो इंटरनेट है तो एक बहुत बड़ा हाईवे है जिसमें सभी लोग अपने सूचनाओं को जिस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं उस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जिसके माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्राप्त हो रही हैं उसको उसका नाम है फ्लैग। ये 28,000 किलोमीटर का फाइबर लाइन है जो भारत में सेवाएं देता है। इसके सिरे जो हैं वो 2 जगह खुलता है, एक मुंबई और एक चेन्नई में। और जो ये पूरा इंटरनेट सेवा है, ये फ्लैग, इसको रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है निक्सी। ठीक है, मतलब कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और इसका गठन कब हुआ था, 2003 में। तो अब इंटरनेट के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसके अलावा ये क्या है ये भी लिखना आना चाहिए। तो यह एक प्रकाशीय तंतु का बिछाया गया जाल है जो पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, भारत से गुजरने वाली प्रकाशीय तंतु फ्लैग हिंद महासागर से भारत में पहुंचती है, जो 100 गीगाबाइट पर सेकंड की रफ्तार से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती है। ये आपकी स्पीड याद होना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी प्री में भी पूछा जा सकता है। और ये नाम तो आपको याद ही होना चाहिए, फ्लैग। इसके जो 2 सिरे हैं वो मुंबई और चेन्नई में खुलते हैं, जिनके नियमन के लिए वर्ष 2003 में निक्सी की स्थापना की गई थी। निक्सी जो संस्था है उसकी स्थापना की गई थी जो भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसी के माध्यम से क्या होता है, इंटरनेट की सुविधा किसको मिलती है, हम लोगों को मिलती है, क्योंकि हम किसी जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर हैं
कि वो एयरटेल हो, आइडिया हो, जियो हो, इनसे हम जैसे जुड़ते हैं तो ये किससे खरीदते हैं, ये निगजी से खरीदते हैं और निगजी से खरीदने के बाद हम तक अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं और उसी के लिए एक विशिष्ट चार्ज भी हमारे ऊपर लगाते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में इंटरनेट सुविधा देने के लिए बांग्लादेश के साथ इन्होंने समझौता किया है, क्योंकि वहाँ तक इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए भारत के पास उतनी एबिलिटी नहीं थी और उतनी स्पीड प्राप्त नहीं होती थी। अभी वर्तमान में, पहले नेपाल को भी भारत ये इंटरनेट सेवा प्रदान करता था, पर बाद में नेपाल ने अपने इंटरनेट सेवाओं के लिए किसके ऊपर निर्भर हो गया, वो चाइना के साथ डील कर लिया और चाइना के साथ उन्होंने अपना एक विशिष्ट नेटवर्क तैयार कर लिया है। तो भारत का जो संपूर्ण इंटरनेट सेवा है वो इस तरह से चलता है, जो पूरा देश है उसमें चेन्नई और जो मुंबई में खुलता है फ्लैग, उसके माध्यम से, और बांग्लादेश के से जो उन्होंने अपने आप को एक तरह से सेट किया, तो बांग्लादेश की मदद से उन्होंने जो समझौता किया उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में सारी इंटरनेट सेवाएं भारत प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेट क्या है, तो इसमें आपको सिंपल सी बात है कि इंटरनेट एक अनियंत्रित, अप्रशासित, अनियमित विश्व स्तरीय नेटवर्क है। ठीक है, विश्व स्तरीय नेटवर्क है जिसमें क्या करता है, विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय नेटवर्क का निर्माण करता है, जिसमें विभिन्न कंपनी के अधीन या फिर जितने भी नेटवर्क संस्थाएं हैं वो एक तरह से कनेक्टेड हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और ये क्या है, एक प्रकाशीय तंतु या फाइबर ऑप्टिक्स का बिछा हुआ जाल है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व के कंप्यूटर एक दूसरे के कनेक्टेड हैं। क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका से माना जाता है और अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो अपने इस्तेमालों के लिए इंटरनेट का उपयोग करता था पहले, लेकिन अब ये एक तरह से इसका कोई भी बॉस नहीं है और ये विश्व स्तरीय कंप्यूटर नेटवर्क अलग से एक हाईवे के रूप में कार्य करता है। इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल जो चलता था, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पहले चलता था, अब चलता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसमें 2 के घात 128 इतने कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वर्तमान में इंटरनेट में जुड़े हुए कंप्यूटरों को विशिष्ट पहचान देने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इंटरनेट एड्रेस उपलब्ध कराता है। तो आईपी एड्रेस क्यों ज़रूरी है, आईपी एड्रेस ये होता है कि आप जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपके एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा आपके कंप्यूटर के, जिसके माध्यम से ही आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके द्वारा उस नेटवर्क पर बैठकर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो वो एक्टिविटी का ज्ञान डायरेक्ट किसके पास होगा, तो वो हो जाएगा हमारे जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर, जो निजी जैसे संस्था है या फिर जो भी गवर्नमेंट है, उनको ये चीज़ का पता चल जाएगा कि आपने किस किस चीज़ों को एक्सेस किया और क्या क्या चला रहा है। यह 2 के घात 128 कंप्यूटरों को इंटरनेट एड्रेस प्राप्त करने की क्षमता रखता है। वर्तमान इंटरनेट एड्रेस 16 बिट के बनाए जाते हैं, तो आईपी एड्रेस भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अब आता है डोमेन नामनी सिस्टम। तो डोमेन नामनी सिस्टम जो होते हैं वो डोमेन इसके कैसे चलते हैं, जैसे कि जो .com वगैरह हो गया, .in हो गया, .gov हो गया, ये सारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं अपने चैनल का डोमेन बनाऊँ तो www.mppsckrm.com ये अपन अगर बनाते हैं, ठीक है, तो www. जो है वो सब डोमेन कहलाएगा और जो कॉम है वो टॉप डोमेन कहलाएगा, और जो MPPSCKRMN है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और डोमेन के लिए जो नॉमनी सिस्टम था वो पहले अमेरिका से, जैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई तो अमेरिका में ही ये सारे सिस्टम चलते थे पहले, ठीक है। तो वो संस्था कौन थी, तो वो थी ICANN, ये संस्था का नाम था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑन एक्सेस नेम एंड नंबर। तो ये सारे जो थे वो डोमेन प्रोवाइड करते थे। अब बाद में क्या हो गया, D20 डिजिटल 20 इंटरनेट के उपयोग करने वाले सबसे टॉप 20 देश जो अब इस डोमेन नॉमनी सिस्टम का ऑपरेट करते हैं और उसके माध्यम से ही चलता है, और डोमेन जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसको दिया जाता है, D20 डिजिटल देशों के साथ। अब ये D20 जो डिजिटल देश है उसके सदस्य भारत होगा कि नहीं, तो भारत है, क्योंकि भारत में जब सूचना क्रांति हो चुकी है और डिजिटलाइजेशन का दौर बहुत हाई है। तो ICNN जो ये संस्था है, वेबसाइट का एड्रेस होता है प्रदान करने की संस्था है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो प्रदान करने की संस्था यही है, ICANN इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑन एक्सेस नेम एंड नंबर है। यह संस्था पहले अमेरिका के अधीन होती थी। वर्तमान संस्था D20 मतलब जो डिजिटल 20 देश हैं उनके द्वारा संचालित की जाती है। जो वर्तमान में विवाद चल रहा है वो जेनेरिक डोमेन के लिए चल रहा है। जेनेरिक डोमेन मतलब आप किसी भी कंपनी या संस्था के नाम से आप खुद भी डोमेन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो जो कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ये बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो इन डोमेनों को परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे कंपनियां हैं, छोटे बिजनेस व्यापारी हैं वो इन डोमेनों को नहीं कर सकते।
तो इस वजह से जो जेनेटिक डोमेन के चलते जो प्रचलन हुआ था उसमें इन चीज़ों का विरोध कौन, अविकसित देश कर रहे हैं, ये गरीब देश कर रहे हैं। वर्तमान में ये विवाद के आने का कारण जेनेटिक डोमेन के प्रचलन में वृद्धि है। जेनेटिक डोमेन किसी संस्था, संगठन या कंपनी के नाम पर बनाया जाता है। तो आपको जेनेटिक डोमेन का भी डेफिनेशन एक तरह से याद होना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट में जो डोमेन नामी सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कितना होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, आईटी एक्ट खत्म हो गया। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है इनके अनुप्रयोग, जो क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है वो मुख्य रूप से इनके अनुप्रयोग के बारे में पूछा गया है। तो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है ये अपन को देखना है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।